चलिए, तो पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। देखिए भाई, बिफोर वी गेट ऑन टू न्यूक्लियर साइंस एंड टेक, पहले आपको देखना है कि भाई एनर्जी हमें कहां से मिलती है। एनर्जी हमें दो जगहों से मिल सकती है। एक है आपका जो हमारा सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, जो क्या हमारा सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, और सेंट्रलाइज्ड के बिल्कुल अपोजिट कौन सा सिस्टम होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बोलो या फिर डिसेंट्रलाइज बोल दो। अब सेंट्रलाइज्ड सिस्टम को बेसिकली हम कहते हैं ये ऐसा एनर्जी का सोर्स है जिनको हम CERs कहते हैं, सेंट्रलाइज्ड एनर्जी सोर्सेस। सेंट्रलाइज्ड एनर्जी सोर्सेस। और एनर्जी का एक और हमारे पास सोर्स है विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेस, DERs, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेस। डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेस, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेस। तो ये डिक्टेट नहीं कराऊंगा मैं, बिकॉज ये बस इंट्रोडक्शन है, मैं इसी के जरिए ही बताऊंगा। तो सेंट्रलाइज्ड एनर्जी रिसोर्सेस और डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेस। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? देखो अब डिफरेंस क्या है इसका। सेंट्रलाइज्ड एनर्जी रिसोर्स क्या कहता है? सेंट्रलाइज्ड एनर्जी रिसोर्स सर ये बोलता है कि हमारे पास एक जगह है, एक स्पेसिफिक जगह है, जिस जगह में बैठकर हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो हमने एक जगह पे बैठकर एनर्जी को प्रोड्यूस किया, यहां पर हमने एनर्जी बनाई, फिर यहां से ये एनर्जी निकलेगी और डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी अलग अलग इलाकों में। समझ आ रहा है? क्या आपको एग्जाम्पल दे सकते हैं ऐसे कोई एनर्जी के सिस्टम का जो एक जगह पर जनरेट होती है फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? हाइड्रो पावर। तो हाइड्रो पावर सेंट्रलाइज्ड है या डिस्ट्रीब्यूटेड है? सेंट्रलाइज्ड है, बिकॉज हाइड्रो पावर जनरेशन एक जगह पर होता है, वहां से हम उसको फिर कैरी करते हैं ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू। ऐसे ही हाइड्रो पावर के साथ साथ और क्या एग्जांपल है? जैसे कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है ना, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, वहां पर हम कोल को जलाते हैं, स्टीम बनाते हैं, पानी का स्टीम से टरबाइन घुमाते हैं, टरबाइन घुमा, इलेक्ट्रिसिटी बनी, और इलेक्ट्रिसिटी बनती तो यहां पर है, फिर डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ये सेंट्रलाइज तरीके से बन रही है, ये रिसोर्स हमारा सेंट्रलाइज्ड है। ऐसे ही कोई बता सकता है और कोई एग्जांपल? वेरी गुड, न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इसीलिए मैंने आपको कहा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है, जहां से आप न्यूक्लियर एनर्जी लेते हैं, वो भी क्या है? सेंट्रलाइज्ड। वो आपके घर पे पावर प्लांट नहीं होता है, आप अपने घर पे पावर प्लांट की जरा टोनी स्टार्क की तरह खुद ही अपना इधर से बनाओगे एनर्जी, उसको मिनिएचराइज न्यूक्लियर पावर प्लांट ही तो होता है इधर। वी डोंट हैव दैट टेक्नोलॉजी। हमारे पास सेंट्रलाइज्ड पावर प्लांट्स है, किसी जगह पर पावर प्लांट होगा, वहां से एनर्जी आएगी तो हमारे घर तक पहुंचेगी। तो ये सेंट्रलाइज सिस्टम है। दूसरा इसके कंपैरिजन में क्या है कि हम क्यों भाई सब के सब इस सेंट्रल लोकेशन पे डिपेंडेंट है? हम क्यों ना अपने अपने घरों में खुद ही एनर्जी बनाएं? अगर मैं अपने अपने घरों में, यानी जो टर्मिनल मेरे एंटिटीज है, यानी टर्मिनल यूनिट्स है, आखिरी जो घर है बेसिकली जहां पर एनर्जी कंज्यूम होती है, क्यों ना हम वहीं पर खुद ही एनर्जी बना ले? एग्जाम्पल दे सकते हो कोई? वेरी गुड, जैसे सोलर पावर है, जैसे बैटरी स्टोरेज है। भाई आपने क्या किया? पावर आया, बैटरी स्टोर करी, फिर उसी बैटरी से खुद ही को पावर दे रहे हो। तो ये सारे की सारी एग्जांपल्स किसके हो गए? डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज के, जहां पर हम खुद अपने रिसोर्सेज बनाएंगे। समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है? तो यही हम डालेंगे अब इस चार्ट में। तो सेंट्रलाइज्ड एनर्जी रिसोर्सेज में एक लाइन लिखेंगे पहले, ऐसे तो एक लाइन लिखेंगे यहां, दे आर लार्ज पावर प्लांट्स, दे आर लार्ज पावर प्लांट्स, लार्ज पावर प्लांट्स that produce, hello, वालेकुम सलाम जी,
हाँ क्लास में हूँ, बताइए क्या बात है। हाँ ठीक, तो आप ऑफिस के नंबर पे फ़ोन करिए। सेंट्रलाइज्ड एनर्जी रिसोर्सेज, क्या लिखा, दीज आर लार्ज पावर प्लांट्स दैट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, that produce a lot of electricity and send it through and send it through wires and transmission lines, wires and transmission lines to homes and businesses, to homes and businesses, homes and businesses. Example, example, coal power plant, coal power plant, hydroelectric power plant, hydroelectric power plant. कभी होता ना किसी डेजर्ट में आपने बड़ा सा एक सोलर प्लांट बना लिया, फिर वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके घरों तक पहुंचाएंगे, तो सोलर भी हो सकता है ना। उसको हम कहते हैं बिग सोलर एंड विंड फार्म्स, बिग सोलर एंड विंड फार्म्स, बिग सोलर एंड विंड फार्म्स। और क्या, न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसको स्टार मारिए, यही टॉपिक है हमारा, न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्लियर हुआ। दूसरा लिखेंगे डीईआरस, एक लाइन डालिए इसमें, दीज आर स्मॉलर पावर सिस्टम्स, these are smaller power systems, smaller power systems located close to where the energy is needed, located close to where the energy is needed, where the energy is needed. They are like mini power plants, they are like mini power plants. Example, example, rooftop solar panels, rooftop solar panels, small wind turbines, small wind turbines. आपने देखो, पता नहीं देखा होगा या नहीं, जैसे यूएस में बहुत होता है ये, जैसे यूएस में आप रहते हैं ना कंट्री साइड में, आपने एक जमीन लिया बहुत बड़ा, उधर वहां एक छोटा सा घर बनाया, और उसी बड़े से फार्म में आपके एक छोटा सा विंड टर्बाइन भी होता है, वो वहीं पे इलेक्ट्रिसिटी देता है रिन्यूएबल आपको। ऐसे वी हैव बायोमास जनरेटर्स, ये भी घरों में ही होते हैं, बायोमास जनरेटर्स, बायोमास जनरेटर्स, जो ऑर्गेनिक मैटर वुड वगैरह को जलाकर वहां से स्टीम पैदा कराते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी वहीं पे घर पे ही बनती है उनको। फ्यूल सेल्स, फ्यूल सेल्स, फ्यूल सेल्स, बैटरी स्टोरेज, बैटरी स्टोरेज, बैटरी स्टोरेज, एटसेट्रा। नाउ इनमें से हमें एक चीज पढ़नी है, वो क्या, आपका न्यूक्लियर, सब हेडिंग न्यूक्लियर एनर्जी। क्या मसला है? हेलो, हाँ फैजान क्लास में हूँ, बता। 2 बजे, 2 बजे, 2 बजे हो जाऊंगा फ्री। नहीं नहीं, फिर एक और क्लास है, मान तू 4:30 के बाद फ्री हो जाऊंगा। हाँ, क्या हुआ, खैरियत?
शाम को मिलते हैं। खैरियत है? तो ठीक है, चल ठीक है, मैं करता हूँ फोन। नाउ सी न्यूक्लियर एनर्जी देखते हैं हम। अब न्यूक्लियर एनर्जी का हल्का फुल्का मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक्स दिया था जब हम बॉम्ब पढ़ रहे थे, एटॉम बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब। अब वही है बेसिकली, थोड़ा आप डेप्थ में देखेंगे इसको। देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी आपको दो जगह से मिल सकती है। न्यूक्लियर एनर्जी, पहले तो पॉइंट ये है कि सर ये हमारा एटम, क्या एटम आपको आंख से नजर आता है? नहीं, इतना छोटा है कि नजर नहीं आता। अब इस एटम के अंदर एक न्यूक्लियस। अब एटम भी ऐसा नहीं कि सारे एटम एक ही साइज के हैं, पर डिपेंड करता है किस एलिमेंट का एटम है, ठीक है ना। कोई एटम्स आपको बड़े बड़े मिलेंगे, कुछ आपको छोटे छोटे मिलेंगे, किसी का न्यूक्लियस आपको छोटा मिलेगा, किसी का न्यूक्लियस आपको बड़ा मिलेगा। डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स है, कितने न्यूट्रॉन्स है। तो हमारे पास एक छोटा सा न्यूक्लियस है जिसमें मान के चलिए 2 प्रोटॉन्स है और 2 न्यूट्रॉन्स है, और बाहर शेल में क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। ऐसी हमारे पास दूसरा है जिसमें ढेर सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, ढेर सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बहुत सारे। अब मुझे बताइए, क्या मैं इसको नहीं कह सकता ये लाइटर न्यूक्लियाई है ना? ये हल्का न्यूक्लियाई है बिकॉज इसमें कम प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, और असली वजन किसका होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही होता है। और इसको मैं क्या बोलूंगा? हेवियर न्यूक्लियाई। क्या बोलूंगा? हेवियर न्यूक्लियाई। अब हमें पता चला कि बेसिकली दिस वाज सेड ड्यूरिंग बिफोर वर्ल्ड वॉर 2 कि क्या न्यूक्लियस की एनर्जी हम हार्नेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो एट दैट टाइम इट वाज बिलीव्ड कि देयर विल बी नो टाइम in the entire future of humanity जहां पर हम न्यूक्लियस की एनर्जी कभी हार्नेस कर पाए, कभी नहीं कर पाएंगे हम। ये मेन स्ट्रीम साइंटिस्ट बोलते थे आज से 100 साल पहले कि इट्स नॉट पॉसिबल टू हार्नेस द एनर्जी फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस। तो बिकॉज वी डोंट हैव, एट दैट टाइम वी डिडंट हैव द टेक्नोलॉजी। लेटर ऑन यू हैड आइंस्टाइन कमिंग अप विद इट्स GTR। उसके बाद E=mc² का सबको पता चला, और उसके बाद जर्मनी के साइंटिस्ट ने काम किया, हाइजेनबर्ग ने बहुत काम किया इस पर। तो करते करते जर्मनी वाज द फर्स्ट कंट्री टू स्प्लिट द न्यूक्लियस। उन्हें पहली कंट्री बनी जिन्होंने न्यूक्लियस को स्प्लिट किया 2 हिस्से में। द मोमेंट दिस रिसर्च वाज पब्लिश्ड इन साइंस जर्नल्स, एट दैट टाइम आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू FDR, आई गेस रूजवेल्ट को लेटर लिखा उसने कहा कि जर्मनी ने न्यूक्लियस को स्प्लिट किया है। और मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है। उस लेटर में अलोंग विद अदर साइंटिस्ट्स FDR को आइंस्टाइन लिखता है, वो कहता है जब ये न्यूक्लियस को स्प्लिट करेंगे इसमें से कुछ मास मिस हो जाएगा। कुछ मास क्या हो जाएगा? मिस हो जाएगा। और दैट मास विल बी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज योर इक्वल टू E=mc²। कि एनर्जी और मास बेसिकली इंटरचेंजेबल है। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, मास इनटू एनर्जी, वो सब बोला था उसने लिखा उस पर। तो जब रूजवेल्ट तक ये लेटर पहुंचा, उसने साइंटिस्ट को बुलाया, उसने अपने कमेटी को बुलाया कि भाई क्या मसला है, आइंस्टाइन क्या बोल रहा है। उन्होंने साइंटिस्ट को बुलाया। देन दे एक्सप्लेन टू रूजवेल्ट के हाउ डेंजरस दिस सिचुएशन कुड बी। तो व्हाट दे डिड इज, उनको बोला गया कि जर्मनी को किसी भी तरीके से रोकना है। तो अमेरिका ने 2 प्लान्स लॉन्च किया। पहला प्लान लॉन्च किया, CIA को प्रोजेक्ट दिया कि जितने भी जर्मन साइंटिस्ट हैं जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, यू असैसिनेट देम, उनको मार दो। और दूसरा, उन्होंने खुद न्यूक्लियर साइंटिस्ट को हायर करना शुरू किया ताकि वो यही टेक्नोलॉजी खुद बना सके। तो एक तरफ से CIA के प्रोजेक्ट शुरू हुए। अचानक से जर्मनी में न्यूज आ गई कि हमारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की लैब बर्न हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। वो एक्सीडेंट वो CIA ने बर्न कराया था। उन्हें डेटोनेशंस इम्प्लांट करे थे उधर, लेबोरेटरीज को उड़ाया, हाइजेनबर्ग को थ्रेट्स पहुंचे। तो बिकॉज ही वॉज वेरी क्लोज टू हिटलर एट दैट टाइम। और एक तरफ से ये सब हो रहा था जर्मनी को थोड़ा कमजोर करने के लिए, दूसरी तरफ से उन्होंने अब किसी बंदे को लाना है ताकि हम अमेरिका में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे काम कर सकते हैं, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट क्वांटम वर्ल्ड, ये क्वांटम का ही रियल्म है। तो अब क्वांटम के लिए कौन लाएंगे अमेरिका में? एट दैट टाइम अमेरिका में क्वांटम टेक्नोलॉजी और क्वांटम फिजिक्स का उतना रुझान नहीं था। इट वॉज डोमिनेटेड बाय आइंस्टाइन, और आइंस्टाइन इज ऑल अबाउट रिलेटिविटी एंड ऑल दैट। तो हमने कहा कि क्वांटम फिजिक्स को रिवाइव करना है अमेरिका में।
और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है. सो हु डू वी गेट? सो दे इन्वाइटेड अ पर्सन नोन एज ओपनहाइमर. ओपनहाइमर को लाया गया. ओपनहाइमर वाज द गाय जिसने अमेरिका के अंदर क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स को रिवाइव कराया है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर. तो उसने क्लासेस देना शुरू किया. पहले उसके क्लासेस में कम ही बच्चे आते थे, तो करते करते ही डेवलप्ड अ जनरेशन ऑफ साइंटिस्ट्स विद इन सम 5 to 6 years, जिनके दिमाग में उसने क्वांटम फिजिक्स डाला और उसकी इमेंस पोटेंशियलिटी समझाई. और ओपनहाइमर का इतना अच्छा काम था, बट प्रॉब्लम यह था कि ओपनहाइमर हिमसेल्फ वाज अ ज्यू, और ज्यूस को एट दैट टाइम शक की नज़र से ही देखा जाता था. पीपल डिड नॉट ट्रस्ट हिम. लेकिन ओपनहाइमर को इनफैक्ट उसके प्रोजेक्ट के बाद भी उस पर कंटिन्यूस नज़र रखी जाती थी कि भाई ये बंदा हमारे साथ है या नहीं. जैसे मुसलमानों का कि भाई आप हिंदुस्तान में हो, आप पाकिस्तान में हो, आप अमेरिका में हो, मुसलमान किसी का नहीं है ना. अकॉर्डिंग टू देम दे बिलीव दैट दीज आर नॉट गुड इंडियंस एंड दीज आर नॉट गुड सिटीजन्स ऑफ अमेरिका एंड ऑल दैट. इसीलिए पूछा जाता है पहले आप मुस्लिम हो या पहले आप इंडियन हो, बिकॉज दे डाउट दैट वेदर और नॉट मुस्लिम्स आर पेट्रियोटिक इनफ. सो एग्जैक्टली जो डाउट आज मुसलमान फील कर रहा है, एग्जैक्टली यही हालत किसकी थी? यहूदियों की थी एट दैट टाइम. और हुजूर ने फरमाया एक हदीस में, हसन हदीस, व्हेन ही सेड पीस बी अपॉन हिम दैट तुम और बनी इसराइल, दैट इज यहूदी जिव्स, बराबर ऐसे हो जैसे एक इंसान के दो जूते होते हैं, मिरर इमेजेस हो एक दूसरे के. जो हरकतें इन्होंने की तुमसे भी वही सरजद होंगी, जो ब्लंडर्स इनसे हुए तुम भी वही करोगे, और तुम ऐसे उनको फॉलो करोगे, लाइक द जुडियो क्रिश्चियन अलायंस, ऐसे उनको फॉलो करोगे कि अगर वो लोग किसी रैबिट होल में भी घुसेंगे तुम भी उसके पीछे पीछे जाओगे. दिस इज हाउ यू विल फॉलो देम, एंड दैट इज बेसिकली व्हाट वी आर विटनेसिंग राइट नाउ. तो हम उन पर जो तूफान पहुंचा, जिव्स पर जो शक की नज़र से देखा जाता था, आज वही हम फील कर रहे हैं. जिव्स को जो हिटलर ने 7 लाख यहूदियों को एक साथ कत्ल किया, क्या किया मतलब जलाया, फिर उनकी खाद बनाई और उनको फिर इस्तेमाल किया एग्रीकल्चर में. और ऐसा ही हालत आप देख रहे हैं कि आज क्या हो रहा है. लाइक 60 लाख के उससे ज़्यादा ही मुसलमानों को कतराया गया. आपने देखा कि कैसे जब ये मंगल एक्सपेंशन हुआ उस वक्त क्या हुआ, कतरा के रखा गया. इतने सर काटे, मुल्तान में कहा जाता है पाकिस्तान में, ऐसे सर काटते वो वहाँ पहुँचे कि उन्होंने एक पहाड़ बनाया मुसलमानों के सर का. और उस कमबख्त ने फिर अपनी कुर्सी उसके ऊपर रखी और उस पर बैठा, वो जो किंग था, आई डोंट रिकॉल हिज नेम. तो इतने मुसलमानों को कतराया गया. तो आज भी अब वही हालत हो रही है, चाहे मिडल ईस्ट की बात करें आप या खास तौर पर गजा. पॉइंट मेरा अब ये है कि जो ओपनहाइमर को शक की नज़र से देखा जाता था, तो उसको नज़र थी CIA की पूरी उस पर, और उस बंदे ने अच्छा काम किया, और इतना अच्छा काम किया कि अमेरिका ने उसको अब एक प्रोजेक्ट का हेड बनाया नोन एज मैनहट्टन प्रोजेक्ट. तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट में उसको बोला जाता है कि आप एक जगह पहले डिजिग्नेट करिए, सबसे हटकर, सिटीज से हटकर. तो उन्होंने एक जगह डिजिग्नेट करा, उस पूरी सिटी को बनाया उन्होंने. एट दैट टाइम किसी के पास बॉम्ब नहीं होता था. उस पूरी सिटी को बनाया, वहाँ घर बनाए ताकि लोगों को शक ना हो कि यहाँ पर हम रिसर्च कर रहे हैं. सो दे क्रिएटेड होम्स देयर. वहाँ लोगों के जो वहाँ काम करेंगे उनके रहने सहने के लिए एक सिटी जैसा बनाया, और फिर अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ बनाई जहाँ पर सारा रिसर्च होता था. तो करते करते विद इन सम ईयर्स ओपनहाइमर क्रिएटेड द फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब. तो एटम बॉम्ब इस्तेमाल किया उसने. उसके बाद दे ऑल्सो क्रिएटेड द फर्स्ट हाइड्रोजन बॉम्ब, एंड व्हाट दे यूज्ड इज न्यूक्लियर एनर्जी. क्या इस्तेमाल किया उन्होंने? न्यूक्लियर एनर्जी. और फिर आपको पता ही है, फैटमैन, लिटिल बॉय, हिरोशिमा नागासाकी पे गया. एंड देन दे डिसाइडेड कि चलो अब ठीक है, अमेरिका इज द ओनली कंट्री हु बेसिकली, जो पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी और फ्रीडम और ह्यूमन राइट फैलाना चाहता है, एंड इज द ओनली कंट्री जिन्होंने आज तक एटम बम इस्तेमाल किए हैं. और हजारों की संख्या में लड़के, लड़कियां, बच्चे, बूढ़े, सबको, मतलब एटम बम तो नहीं दिखता ना कि कॉम्बैटेंट और नॉन कॉम्बैटेंट कौन है, तो सबको मारा. In fact, it was told, it was a very क्या कह सकते हैं, अमेजिंग स्टोरी. आई डोंट नो हु एट दैट टाइम वाज द प्रेसिडेंट. उनको बोला गया था कि शायद रूजवेल्ट ही था, जो भी था, उसको बोला गया कि जापान पे अब हमें बॉम्ब लगाना है. कहाँ पे लगाए? तो उसको मैप रखा गया सामने. तो देयर वर सम पीपल, उसने कहा कियोटो है ना जापान में, कियोटो में लगाते हैं, वहाँ ज़्यादा डिसरप्ट होगा जापान. तो बोला नहीं, कियोटो में, मैं हनीमून पे गया था, कियोटो नहीं,
तो क्योटो वॉज सेव्ड जस्ट बिकॉज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस वेंट टू ए हनीमून देयर। और उसने कहा कौन सा पर, बोला ये हिरोशिमा ना, इसी पे डाल दो। सीधा मतलब एक बंदा डिसाइड करेगा कि हजारों जानों को क्या होगा, इसी पे डाल। तो बॉम्ब्स गए, फाइटर बॉम्बर्स गए, तो डाल दिया उधर। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि लेट्स हैव द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी नाउ। तो एक तो डेटोनेशन तो कराया हमने, इसका जो स्ट्रेटेजिक यूज था वो तो देखा, अब हम इसका पीसफुल यूज देखना चाहते हैं। सो पीसफुल यूज का मतलब हो गया यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इलेक्ट्रिसिटी। सो देयर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। समझ आ रहा है? तो पहले हमने ये सब किया, फिर पावर प्लांट्स बने। तो इसमें दो रिएक्शंस इस्तेमाल होती है, फिशन और फ्यूजन। तो वो हमें देखना है। इंट्रोडक्शन लिखिए। न्यूक्लियर एनर्जी यूटिलाइजेस, न्यूक्लियर एनर्जी utilizes nuclear fuel to generate heat, which is used in steam turbines, to produce electricity, There are two types of reactions. Two types of reactions which take place to release nuclear energy. Nuclear fission, nuclear fusion. Nuclear fission and nuclear fusion. Subverting nuclear fission. Now before we get into nuclear fission, सबसे पहले कुछ बेसिक्स कर लेते हैं। पहला पॉइंट आप लिखेंगे इसी के नीचे, आइसोटोप्स। तो आइसोटोप क्या हो गया? देखिए, वी हैव यूरेनियम, या कोई भी एलिमेंट है, यूरेनियम को छोड़ो, कोई भी एलिमेंट रखते हैं हम, अब इस एलिमेंट में जो भी एटम्स है, लेट्स सपोज ये यूरेनियम एटम है, ये यूरेनियम एटम है, ये यूरेनियम एटम है, सब के सब क्या है? यूरेनियम एटम्स, जो भी इसके एटम्स है बेसिकली। अब इसमें हम देखते हैं कि भाई इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं भाई? एटॉमिक नंबर। तो पहले हम यहां पे लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज द एटॉमिक नंबर, और फिर हम यहां पे लिखते हैं नंबर ऑफ मास नंबर। यहां पर हम लिखते हैं मास नंबर, लिखो साथ में, ये बनाओ। यहां पे हम लिखते हैं मास नंबर, यहां पर हम लिखते हैं मास नंबर, दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, मिलकर आपको मास नंबर देता है। अब कभी कभार क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको पता है ये शेल्स चेंज करता है, या कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव आता है, तो देयरफॉर अगर आपको सही एटॉमिक नंबर चाहिए, सो बेसिकली वी फोकस ऑन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स मोस्टली सेम नंबर में होते हैं, तभी जाके यू हैव अ न्यूट्रल एटम। तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिए, या मोस्टली हम देयर फोकस ऑन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, मुझे अब बताना है आपको कि आइसोटोप क्या है। अच्छा, इसको मास नंबर भी कहते हैं, एटॉमिक मास भी इसी से निकलता है, एटॉमिक मास।
atomic mass. So let's suppose we have a uranium atom. अब हमारे पास एक एग्जाम्पल दे रहा हूं. अब हमारे पास यूरेनियम है, यूरेनियम का एक एटम है, यूरेनियम का एक एटम है. अब हम इसको बोलेंगे, लेट्स सपोज दिस इज यूरेनियम 23592. तो 235 है आपका न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, दैट इज मास नंबर, और 92 है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर. तो मैंने यूरेनियम उठाया 23592, फिर मुझे एक और यूरेनियम मिला, फिर मुझे एक और यूरेनियम मिला. लेकिन अब की बार जो मुझे यूरेनियम मिला वो तो 92 एटॉमिक नंबर पे ही था, मगर ये था यूरेनियम 238. इसका मास नंबर चेंज हो गया. एटॉमिक नंबर सेम रहा, इसका एटॉमिक नंबर सेम रहा, लेकिन मास नंबर बदल गया. 235 से क्या बन गया, 238. फिर मैंने फिर से रिसर्च किया, मुझे एक और यूरेनियम मिला, और अब की बार जो मुझे यूरेनियम मिला वो तो 92 ही था, मगर अब की बार वो 233 मिला मुझे. तो शॉर्ट में मुझे क्या मिल रहा है, मुझे ऐसे एटम्स मिल रहे हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम. एटॉमिक नंबर उनका सेम है 92 पर, लेकिन मास नंबर क्या हो रहा है, चेंज. मास नंबर चेंज हो रहा है. तो इनको हम कहते हैं आइसोटोप्स. आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम. आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम. आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम. क्लियर हुआ भाई? आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम. एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं हम. ऐसे हम हाइड्रोजन के आइसोटोप की एग्जाम्पल देते हैं. एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स देखेंगे. हाइड्रोजन के आइसोटोप्स देखते हैं. अब जब आप हाइड्रोजन की बात करते हो, सो यू बेसिकली गेट 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आइसोटोप्स. प्रोटियम, ड्यूटीरियम, साथ साथ लिखिए, एंड ट्राइटियम. प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम. अब प्रोटियम आपका कुछ यूं दिखेगा. अब यहां बीच में पहले यूरेनियम लिख रहे थे, अब क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन. ये एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर. एटॉमिक नंबर, मास नंबर. अब हम ड्यूटीरियम लिखेंगे, एटॉमिक नंबर, मास नंबर चेंज हो गया. अब हम ट्राइटियम देखेंगे, एटॉमिक नंबर वही पर मास नंबर चेंज हो गया. समझ आ रहा है? तो ड्यूटीरियम को हम मोस्टली 1d2 लिखते हैं, ट्राइटियम को हम 1t3 लिखते हैं. अब प्रोटियम जो है, ये हाइड्रोजन वाला, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें H2O देता है, पानी देता है, जिसको आप लाइट वाटर कहते हैं. लाइट वाटर. ड्यूटीरियम भी पानी देता है, ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके D2O देता है, मगर इसको लाइट वाटर नहीं कहते. क्या कहते हैं, हेवी वाटर. वेरी गुड, हेवी वाटर. हेवी वाटर. Deuterium oxide is a heavy water. Call it deuterium oxide. Deuterium oxide. Now do not get confused. Heavy water is not hard water. Hard water अलग होता है. Hard water हो गया light water plus salt.
इसको हम कहते हैं हार्ड वाटर। ये लाइट वाटर ही होता है, इसमें सॉल्ट का कंटेंट ज़्यादा है, पर दिस इज व्हाट, हेवी वाटर। इसको पावर प्लांट्स में हम मॉडरेटर की तरह इस्तेमाल करते हैं। देन वी हैव ट्राइटियम, डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, डज नॉट फॉर्म वाटर, डज नॉट फॉर्म वाटर। तो ट्राइटियम क्या होता है, रेडियो एक्टिव, इट इज रेडियो एक्टिव, इट इज रेडियो एक्टिव, इट इज रेडियो एक्टिव। तो क्या पता चला हमें भाई, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, मैंने आपको अभी बोला हम क्या पढ़ रहे हैं, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में क्या होना चाहिए, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर चेंज। ना हमने देखा एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, मगर मास नंबर चेंज हो गया 1 से 2, 2 से 3। तो ऑल ऑफ देम आर व्हाट, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। समझा? उसमें आपको बस ये याद रखना हैवी वाटर और लाइट वाटर क्या होता है। अब ये तो क्लियर हो गया कि आपका आइसोटोप क्या है। अब हम आएंगे न्यूक्लियर फिशन पे। नाउ सी, न्यूक्लियर फिशन में अब क्या करना है हमें, तो हमने एक आइसोटोप उठाना है। हमने क्या उठाना है, एक आइसोटोप किसी भी एलिमेंट का जो रेडियो एक्टिव है। लेट से हमने उठाया यूरेनियम, हमने उठाया यूरेनियम। लेट से मैंने उठाया यूरेनियम 92 235, यूरेनियम 235 उठाया मैंने। अब जैसे ही मैं यूरेनियम 235 उठाऊंगा, अब आप खुद सोचिए मास नंबर 235 में क्या होगा, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। इसका मतलब है अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली बनाऊं तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, दिस इज द यूरेनियम एटम, इसमें ये क्या, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन यहां पे होंगे, कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप खुद सोचे ये हेवियर न्यूक्लियर है या लाइट न्यूक्लियर है, हेवी न्यूक्लियर है ना, बड़ा हेवी न्यूक्लियर। तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर टेकिंग अ हेवी न्यूक्लियर, यूरेनियम 235 का। अब हम क्या करेंगे इसका हेवी न्यूक्लियर का, हम ये चाहते हैं कि भाई ये जो हेवी न्यूक्लियर है यूरेनियम 235 का, कौन सा 235 का, हम चाहते हैं हम इसको तोड़े, स्प्लिट कराए। तो कैसे स्प्लिट कराएंगे इसको, तो हम इसमें कुछ बम्बार्डमेंट करेंगे। क्या करेंगे, बम्बार्ड करेंगे, कोई चीज बम्बार्ड करेंगे। भाई क्या बम्बार्ड करेंगे, हम इसमें न्यूट्रॉन बम्बार्ड करेंगे। क्या डालेंगे इसमें, न्यूट्रॉन्स। मुझे बताइए क्या इसमें पहले से न्यूट्रॉन्स है, भाई बहुत सारे न्यूट्रॉन्स है इसमें, 235 है ये, और बहुत सारे प्रोटॉन्स 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 प्रोटॉन्स, काफी सारे प्रोटॉन्स काफी सारे न्यूट्रॉन्स। अब इसमें एक और न्यूट्रॉन हम क्या कर रहे हैं, बम्बार्ड। अब जब इसमें एक और न्यूट्रॉन बम्बार्ड होगा तो ये जो आपका जो न्यूक्लियर है ये स्प्लिट हो जाता है, इसके दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई बनते हैं। इट गिव्स ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। समझ आ रहा है? अब आप बोलेंगे सर एनर्जी कैसे मिला, बिकॉज जब ये स्प्लिट होता है कुछ मास कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एनर्जी में। तो कुछ मास जो यहां रिमेनिंग या मिसिंग मास है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो मास गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो इट इज समथिंग लाइक दिस, यू हैव अ यूरेनियम 235 एटम, उस न्यूक्लियस को बम्बार्ड किया अपने न्यूट्रॉन से, वो टूटकर दो छोटे छोटे न्यूक्लियर बनाएगा। इसको आप अच्छे तरीके से ऐसे बना सकते हो, यूरेनियम 92 235 बम्बार्डमेंट करेंगे न्यूट्रॉन्स की, इट विल गिव अस बेरियम प्लस क्रिप्टॉन, बेरियम प्लस क्रिप्टॉन,
देखो जरा हमने अब क्या किया, बेसिकली एक यूरेनियम 235 उठाया, तो मास नंबर क्या 235, एटॉमिक नंबर 92, इसमें हमने ऐड किया व्हाट, और न्यूट्रॉन में कोई इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन में कोई प्रोटॉन होता है नहीं, तो एटॉमिक नंबर 0 आ गया इधर, पर न्यूट्रॉन में एक न्यूट्रॉन तो है, तो इसको हम 0n1 लिखते हैं। इसको आपने ऐड किया, मुझे बताइए अब जब इसको आप ऐड करेंगे, आपने इसको बम्बार्ड किया इसमें, तो मेरे पास एक यूरेनियम 235 है, इसमें न्यूट्रॉन 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 और प्रोटॉन प्रोटॉन प्रोटॉन, मैं इसमें बम्बार्ड कर रहा हूं एक और न्यूट्रॉन। जब मैंने इसमें एक और न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया, क्या एटॉमिक नंबर चेंज होगा? नहीं होगा। चेंज क्या होगा? मास नंबर। अब ये एक तो हो गया 235, एक और ऐड हो गया, तो कितने हो गए? 236। नाउ सी, ये जैसे ही आपने इसको ऐड किया, ये क्या हो गया? स्प्लिट। क्या बना रहा है? बेरियम और क्रिप्टॉन। अब आप बेरियम और क्रिप्टॉन को ऐड करिए जरा, 56 और 36 को, 56 और 36 कितना देगा आपको? 92 आ गया वापस 92, तो 56 36 आ गया वापस 92। अब यहां पर देखिए 141 और 92, 141 प्लस 92 इज हाउ मच? ये हो गया 3, ये हो गया 13 और ये हो गया 233। तो इन दो से मिलकर आपको क्या मिला? 233। लेकिन यहां पर क्या होना चाहिए था? 236। 235 तो इसी का है, एक और ऐड हो गया तो 236 आना चाहिए, लेकिन यहां से आपको 233 ही मिल रहा है। तो आपको होगा ये, इन दो से आपको तो 233 मिल रहा है, सो हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर मिसिंग? 3 न्यूट्रॉन्स आर मिसिंग। तो होगा ये कि बेरियम क्रिप्टॉन भी मिलेगा, साथ में क्या मिलेगी? एनर्जी, प्लस आपको 3 न्यूट्रॉन्स अलग से मिलेंगे, 3 न्यूट्रॉन्स अलग से मिलेंगे। ये आपकी फिशन रिएक्शन है। तीन न्यूट्रॉन्स अलग से मिलेंगे। नाउ पे अटेंशन, एक लाइन लिखो जरा, लिखो लिखो, मैं बताता हूं, लिखो। पहला लाइन, न्यूक्लियर फिशन इज द प्रोसेस of splitting a large nucleus into two smaller nuclei, स्मॉलर न्यूक्लियाई को हम फिशन फ्रैगमेंट्स कहते हैं, ब्रैकेट में लिखिए फिशन फ्रैगमेंट्स। Fission fragments with the release of energy, next point, when any uranium nucleus is bombarded with a neutron, comma, the nucleus splits up into fragments with the release of some free neutrons. With the release of some free neutrons. हाँ, अभी है इसमें, अभी है, तीनों है इसमें, मुझे ख्याल है। With the release of some free neutrons and tremendous amount of energy, per uranium nuclei,
Such a nuclear reaction is called nuclear fission. Such a nuclear reaction is called nuclear fission. For example, it is used in atom bombs. It is used in atom bombs and nuclear power plants. And nuclear power plants. Nuclear power plants. एक मिनट 5 मिनट ब्रेक लो, बाहर नहीं निकलना, इधर ही रहना.
देखो भाई, तो क्या किया हमने, फिर से जल्दी जल्दी रिवाइंड करते हैं। यूरेनियम 235 एक आइसोटोप लिया हमने। दिस डज नॉट वर्क इफ इट इज यूरेनियम 238। उसका मामला बिल्कुल अलग है, वो फिशनेबल आइसोटोप नहीं है वो। मतलब क्या है मेरा, मतलब मेरा ये है कि मैंने आपको यूरेनियम के 3 आइसोटोप बताए, 233, 235, 238। करें ना अभी एग्जाम्पल, यूरेनियम 233, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238। आपको मत ऐसा लगेगा कि हम इनमें से कोई भी उठाकर फिशन रिएक्शन कर सकते हैं, दैट्स नॉट पॉसिबल। इसमें कोई खास ही ऐसा आइसोटोप होता है जिससे फिशन हो सकता है। हर कोई आइसोटोप फिशनेबल नहीं होता, फिसाइल नहीं होता, ठीक है ना। वो भी आएंगे उस पर, कौन फिसाइल है कौन फिसाइल नहीं है। फिलहाल मैं बस इतना बता रहा हूं, एवरी आइसोटोप डज नॉट शो फिशन रिएक्शन। समझ आ रहा है। इसमें से हमने एक लिया, विच वन, 235। तो 235 जैसे ही हम लेते हैं, इस पर क्या बम्बार्ड करेंगे, न्यूट्रॉन 01। ये हमें क्या देगा, बेरियम एंड क्रिप्टॉन। बेरियम हो गया 56, क्रिप्टॉन हो गया 36। बेरियम हो गया 141, ये हो गया 92। उसके बाद हमें क्या मिलेगी, ढेर सारी एनर्जी। अब इस एनर्जी को कौन सी एनर्जी बोलेंगे आप यहां पर फिशन करा रहे हैं, फ्यूजन करा रहे हैं, ये ना फिशन फ्रैगमेंट्स, वही तो बोला मैंने, इनको क्या बोलेंगे, फिशन फ्रैगमेंट्स। ये फ्रैगमेंट्स बाहर आए तो ये कौन सी एनर्जी हो गई, न्यूक्लियर फिशन एनर्जी, न्यूक्लियर फिशन एनर्जी। और साथ में ये क्या देगा, 3 न्यूट्रॉन्स, 3 न्यूट्रॉन अलग से देगा। अब अगर इसका हिसाब निकालेंगे, ये बराबर किसके आएगा, ये हो गया एक और ये मिलकर कितना होता है 236। यहां से भी आप निकालेंगे, ये हो गया 233 और ये 3 हो गए 236। तो बेसिकली जितना पहले आपके पास एटॉमिक मास नंबर था, उतना ही बाद में भी आपके पास मास नंबर रहेगा। देन आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट सम ऑफ द मास गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। उसमें द आइडिया इज कि मास नंबर इज नॉट द सेम एज योर मास ऑफ अ न्यूक्लियस। ये अलग चीज होता है, मास अलग चीज है और मास नंबर अलग चीज है। मोस्टली मास आपका मास नंबर से आ जाता है, दैट मीन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सबसे ज्यादा डिटर्मिनेंट है एक एटॉमिक मास के। मगर एटॉमिक मास में सिर्फ प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं आता, इसमें और भी चीजें हैं। एटॉमिक मास में आपका इलेक्ट्रॉन भी आता है, एटॉमिक मास में आपका बाइंडिंग एनर्जी भी आती है। तो ये सब कुछ मिलकर आपका मास बनता है। सो डू नॉट कंफ्यूज मास नंबर विद योर मास। तो मास नंबर अगर बराबर भी है, आपका यहां भी 236 था, यहां भी 236 था, मास नंबर बराबर होने के बावजूद सम ऑफ द मास इज लॉस्ट इन दिस रिएक्शन, and whatever is lost in this reaction known as mass defect, that is basically given in the form of energy. So mass gets converted into energy according to Einstein's E is equal to mc squared. समझा पॉइंट मेरा? अब क्या है, वी डोंट नीड टू डू दिस रिएक्शन। अगर आपको ये अभी भूल जाएगा, भूल जाओ, जरूरत नहीं है इसका। पॉइंट मेरा क्या है, आपको बस एक चीज समझना है कि हमने किसको फिशन कराया, 235 को। फिशन कराने के बाद हमें क्या मिली, एनर्जी और ये 3 न्यूट्रॉन्स। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। फॉरगेट अबाउट बेरियम, उसका मास नंबर, एटॉमिक नंबर, फॉरगेट अबाउट दिस, नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज हमें एनर्जी चाहिए और क्या चाहिए, 3 न्यूट्रॉन्स। नाउ पे अटेंशन। अब मैं आपको बताता हूं फिशन और हम पहले वैसे कर लेते हैं, ठीक है। नाउ सी, मैंने आपको न्यूक्लियर फिशन दिखाया, न्यूक्लियर फिशन की रिएक्शन क्या होती है वो सब बताया। अब ये फिशन रिएक्शन हम कराते कहाँ पे, तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए। जैसे हमें क्या चाहिए, फिशन रिएक्शन कराने के लिए व्हाट वी नीड इज अ न्यूक्लियर रिएक्टर। व्हाट वी नीड इज अ न्यूक्लियर रिएक्टर। ये न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है सर? ये न्यूक्लियर रिएक्टर वो जगह है जहां पर हम फिशन रिएक्शन कराते हैं, जहां पर हम ये यूरेनियम को तोड़कर ये छोटे छोटे न्यूक्लियाई और एनर्जी बाहर निकालते हैं। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर में ही होता है, और इस रिएक्टर को चलाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए होती है, वो सब हमें लिखना है। राइट डाउन। नंबर 1, न्यूक्लियर रिएक्टर।
nuclear reactor, also known as an atomic pile, also known as an atomic pile, also known as an atomic pile, is a device to initiate, is a device to initiate, बस पॉज करो उधर। देखो अब मैंने आपको क्या कहा, ये रिएक्शन होता क्या है न्यूक्लियर रिएक्टर में। पे अटेंशन नाउ। मैंने एक यूरेनियम का एटम लिया 235 92, इसको बम्बार्ड कराया किससे, न्यूट्रॉन से। तो हमें क्या मिलेगा, छोटे छोटे न्यूक्लियाई और ढेर सारी एनर्जी, और क्या मिले, 3 और न्यूट्रॉन्स मिले। अब मुझे बताइए, जब हमें रिएक्शन करानी है क्या एक ही एटम इस्तेमाल करेंगे हम? नहीं, हम तो ढेर सारे एटम्स इस्तेमाल करेंगे। पर यूरेनियम आपको कम से कम लेट्स सपोज 10 ग्राम का यूरेनियम 235 मिला आपको। अब ये 10 ग्राम का यूरेनियम में मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे। तो आप जब रिएक्शन कराएंगे, आप एक एटम का रिएक्शन नहीं कराएंगे, आप बहुत सारे एटम्स का रिएक्शन कराएंगे। तो बेसिकली हम क्या कराते हैं, पे अटेंशन। ये हमारे पास यूरेनियम 235, अब मैं क्या बता रहा हूं, ये मान के चलिए पूरा जो बोर्ड है, ये सारा का सारा बोर्ड मेरा न्यूक्लियर रिएक्टर है। ये मानिए आप, ये मेरा न्यूक्लियर रिएक्टर है। इसमें मैंने पहले क्या लिया, यूरेनियम 235, इसको मैंने बम्बार्ड कराया किससे, न्यूट्रॉन से। तो मुझे क्या मिली, मुझे मिली 2 चीजें। एक क्या मिला, बेरियम, और क्या मिला, क्रिप्टॉन। और मुझे मिली ढेर सारी एनर्जी को मैं ऐसे दिखाऊंगा, एनर्जी को मैं ऐसे दिखाऊंगा, लेकिन साथ में और क्या मिला, 3 न्यूट्रॉन्स। अब यहां से मुझे और 3 न्यूट्रॉन्स मिले, और 3 न्यूट्रॉन्स मिले। अब देखिए, पहला वाला जो मैंने यूरेनियम 235 तोड़ा, वो किससे तोड़ा मैंने, बम्बार्डमेंट से। तो आई टूक अ न्यूट्रॉन, बम्बार्ड कराया, कंटिन्यूअस बीम ऑफ न्यूट्रॉन्स डाले, तो ये टूटा। अब 3 मिले मुझे, यानी मुझे फर्दर बम्बार्डमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब ये 3 खुद जाएंगे और दूसरे यूरेनियम एटम को पकड़ेंगे। अब ये यहां से आगे जाएगा, अब ये वाला एक और यूरेनियम 235 को पकड़ेगा और उसको तोड़कर क्या बनाएगा, बेरियम और क्रिप्टॉन, और क्या, 3 और न्यूट्रॉन्स और एनर्जी। अब यहां से ये वाला निकलेगा, ये एक और को पकड़ेगा 235 को, वो क्या देगा वहां से, बेरियम और क्रिप्टॉन, एनर्जी और 3 और न्यूट्रॉन्स। ये यहां से निकलेगा, ये एक और को पकड़ेगा, यूरेनियम 235, वो क्या देगा, बेरियम और क्रिप्टॉन और 3 और न्यूट्रॉन्स। समझ आ रहा है? अब यहां से 3 और न्यूट्रॉन्स मिले मुझे। अब ये 3 न्यूट्रॉन्स, ये 3 न्यूट्रॉन्स, ये 3 न्यूट्रॉन्स फर्दर आगे जाएंगे। अब यहां पे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, ये फर्दर किसको पकड़ेगा, 235। ये भी किसको, 235। ये भी फर्दर पकड़ेगा 235 को। ये वहां से तोड़ेगा, ये तोड़ेगा, फिर वहां से और मिलेंगे। ऐसे करते 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 एक बहुत बड़ी चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। समझा? आपने बम्बार्डमेंट किया एक बार, वो टूटा, 3 निकले, 3 ने 3 को पकड़ा, वहां से 9 निकले, 9 ने 9 को पकड़ा, वहां से और मल्टीप्लाई बाय 3 करिए आप, कंटिन्यूअस चेन रिएक्शन डेवलप होगा। अब अगर ये चेन रिएक्शन कंट्रोल की जा रही है, क्या की जा रही है, कंट्रोल, यानी कंट्रोल्ड वे में आप ये चेन रिएक्शन करा रहे हैं। कैसे कंट्रोल होता है वो अलग चीज है, उसमें कंट्रोल रॉड्स का इस्तेमाल करना है आपको। मुझे बताइए ये चेन रिएक्शन कैसे कंट्रोल होगी, जरा बताओ। ये कैसे कंट्रोल होगी? अगर आपने किसी तरीके से न्यूट्रॉन्स को बीच में एब्जॉर्ब कर लिया, किसी तरीके से इसको आप खा गए बीच में। अगर आप न्यूट्रॉन्स को बीच में खा जाओगे, न्यूट्रॉन्स को यहां खा जाओगे, न्यूट्रॉन्स को यहां खा जाओगे, तो उतनी ज्यादा एनर्जी बनेगी नहीं, हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। समझा? अगर ये चेन रिएक्शन क्या है, कंट्रोल्ड वे में चलाई जा रही है, वो होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में ये चेन रिएक्शन होता है, बट इट इज कंट्रोल्ड with the help of nuclear reactors। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कंट्रोल रॉड। कंट्रोल रॉड क्या करता है, वो डाली जाती है रिएक्टर में, यहां से न्यूट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट हो रहा है, न्यूट्रॉन्स यहां से निकल रहे, वो न्यूट्रॉन्स इसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो ये इनको एब्जॉर्ब लेकर बाहर निकालते हैं, तो इसको कंट्रोल किया जाता है इससे।
और अगर ये चेन रिएक्शन क्या होगी, अनकंट्रोल्ड, तो वो क्या बन गया, एटॉमिक बॉम्ब। समझा, वो बन गया बॉम्ब आपका। तो बॉम्ब में हम अनसस्टेनेबल अनकंट्रोल चेन रिएक्शन कराते हैं ताकि आपका मैक्सिमम डेटोनेशन हो सके। लेकिन पावर प्लांट में आप कंट्रोल चेन रिएक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स। is a device used to initiate and control a sustained chain reaction. Initiate and control a sustained chain reaction. A sustained chain reaction used at nuclear power plants. Used at nuclear power plants to generate electricity. To generate electricity. और कहां इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर रिएक्टर, पढ़ा हमने सबमरीन में, प्रोपल्शन ऑफ शिप्स और प्रोपल्शन ऑफ शिप्स, प्रोपल्शन ऑफ शिप्स। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ?